सुबह हुई तो प्रिया ने देखा उसकी सास सरस्वती नाश्ता बना चुकी थी और उसके पति विनय और उसका 7 साल का बेटा राहुल डाइनिंग टेबल पर बैठकर नाश्ता कर रहे थे। उठ गई बहू, आज तुम्हें उठने में देर हो गई तो मैंने सोचा मैं ही नाश्ता बना दूं। सरस्वती जी बोली, बहू तुम भी नाश्ता कर लो। विनय बोला, जब तुम्हें पता है माँ ब्लड प्रेशर की मरीज है, ज़्यादा काम करती हैं तो हाँफने लग जाती हैं, तो तुम्हें देर तक क्यों सोती रही? सारा दिन तुम करती क्या हो? बीच में सरस्वती जी बोली, बेटा सुबह सुबह कुछ हंगामा मत कर, नाश्ता करने दे बहू को शांति से। प्रिया एक चम्मच पोहे का निवाला मुंह से थूकते हुए कहा, माँ जी पोहे में नमक कम है। तो विनय बोला, नहीं नमक तो मुझे सही लग रहा है। और उनका 7 साल का पोता राहुल भी बोला, हाँ माँ, दादी तो कितना अच्छा खाना बनाती हैं, दादी के हाथों में तो जादू है। कहकर वह दादी से लिपट गया। प्रिया तेवरियां चढ़ाती जाती है, बाप तो बाप, बेटा भी दादी की गुण गा रहा है। अब तो प्रिया दिमाग में भूत सवार हो गया कि उसे सास को किसी तरह वृद्धाश्रम भेजना है ताकि मैं घर में चैन से जी सकूं। हर समय माँ बेटा सरस्वती जी के चक्कर में लगे रहते तो उसे बहुत बुरा लगता था। तभी खुरापाती सोच उसके दिमाग में उपजने लगी। प्रिया का हर दिन का यही था, वह किसी न किसी बहाने सरस्वती जी से लड़ने का बहाना ढूंढती थी। उसकी जलन की वजह ये थी कि उसका पति और उसका बेटा दोनों ही सरस्वती जी के गुण गाते थे। सरस्वती जी तो अपने परिवार की प्यार से देखभाल करती थी, जो कि प्रिया के बस की बात नहीं थी। उसे तो किटी पार्टीज और घूमने फिरने और पार्लर के चक्कर काटने से ही फुर्सत नहीं मिलती थी। आज राहुल के स्कूल की छुट्टी थी, तभी लाड से अपनी दादी का हाथ पकड़ते हुए राहुल कहता है, आज दादी मेरे स्कूल की छुट्टी है, आओ चलो आपके कमरे में चलते हैं, आप मुझे वहाँ पर खूब सारी कहानी सुनाना। दादी के प्रति पोते का इतना बेशुमार प्यार देखकर तो प्रिया जैसे जल भुन गई। पोते का जन्मदिन था तो उनके पास एक भी नई साड़ी नहीं थी। बेटे से कहा कि वह मार्केट से जाकर एक नई साड़ी ले आए तो बोला, माँ अभी तो देर हो गई है, आप पहले क्यों नहीं बोली? मैं आपको प्रिया की साड़ी लाकर देता हूँ, आप वह पहन लीजिए। अभी सब मेहमान आ गए हैं, अभी कहाँ बाजार जा पाऊँगा। सरस्वती जी ने बहू की साड़ी पहन ली। वह प्रिया की नज़र सासू माँ पर पड़ी तो वह गुर्राते हुए बोली, मैंने आपको ये साड़ी कब दी है? ये तो मेरी नई साड़ी है, अभी के अभी आप इसको उतारो। खबरदार जो ये साड़ी पहनकर पार्टी में आई। कहकर उनका साड़ी खींचने लगी। अचानक से बैलेंस बिगड़ने पर सरस्वती जी धम से ज़मीन पर गिर गई और उन्हें चोट आ गई। यह सब विनय ने देख लिया और प्रिया के गालों पर थप्पड़ जड़ दिया और चिल्लाते हुए कहा, तमीज़ बेच खाई है क्या? और अपनी माँ को सहारा देते हुए उठाया। सरस्वती जी का रो रो कर बुरा हाल हो रहा था। जाए तो कहाँ जाए? उनकी ज़िंदगी में उनके बेटे के अलावा और कौन था? केवल एक बहन थी जिसकी हालत उनसे भी बदतर थी। सरस्वती जी का बेटा तो कम से कम उनसे प्यार करता था, पर वह उनकी बहन निर्मला का तो बहू के साथ बेटा भी नालायक था। कभी अपनी माँ को फ़ोन से बात करने भी नहीं देता था। हर समय माँ पर जुल्म करते थे। बेचारी सरस्वती जी कभी अपनी बहन का हालचाल भी नहीं ले पाती थी। जब कभी भी वह फ़ोन लगाकर बात करना चाहती तो उनका बेटा ये कहकर फ़ोन काट देता कि मौसी आप हमें डिस्टर्ब मत किया करिए, हमारा आपसे कोई लेना देना नहीं है। प्रिया का तो अब आए दिन जुल्म बढ़ता ही जा रहा था। सारा काम सरस्वती जी को करना पड़ता था। प्रिया मार्केट जाते हुए बोली, हाँ माँ जी, सोनू का ध्यान रखना, बहुत थोड़ा इसको भी खाना दूध दे देना, सारा दूध तुम ही मत गटक जाना। कहकर वह मोबाइल उठाकर चली गई। उधर सरस्वती जी किचन में खाना बनाने में बिजी हो गईं। उधर राहुल आंगन में खेल रहा था। तभी बाहर सड़क पर कुछ बच्चे क्रिकेट खेल रहे थे तो गेंद उछलते हुए राहुल के माथे पर जा टकराया और वह गिर गया। गिरने से नहीं लेकिन पास रखे गमले से उसे चोट आ गई। उसके सर से खून निकलने लगा। दादी दादी कहकर राहुल चिल्लाने लगा तो राहुल सरस्वती जी घबराते हुए किचन से दौड़ी दौड़ी बाहर आई तो देखा कि राहुल के सर से काफ़ी खून बह रहा था। वह एकदम डर गईं, क्या करें? इसी समय बहू आई थी जो राहुल की ऐसी हालत देखकर उसकी जान निकल गई। वह बोली, माँ जी एक छोटा सा बच्चा आपसे संभाला नहीं गया। करती क्या हैं आप? मैं तो अपना पर्स लेने आई थी। क्या हो गया मेरे कलेजे के टुकड़े को? तुरंत डॉक्टर के पास लेकर भागी और वहीं से अपने पति को कॉल करती है। विनय हॉस्पिटल भागता हुआ पहुंचता है तो वह बोली, आपकी माँ की वजह से आज मेरे बच्चे की ऐसी हालत है, अगर कुछ हुआ
तो मैं उन्हें छोड़ूंगी नहीं। इनका घर से बाहर का रास्ता दिखाऊंगी। चुप हो जाओ प्रिया, तमाशा बंद करो। थोड़ी देर बाद डॉक्टर आते ही, देखिए, आपके बच्चे के सिर पर छोटी सी चोट आई थी, डरने की कोई बात नहीं है, आप उसे घर ले जा सकते हैं। तब जाकर सरस्वती की सांस में सांस आई। लेकिन घर पहुंचकर तो प्रिया एकदम जैसे ठान कर बैठ गई थी कि अब सासू माँ को घर से बाहर करना ही है। सुनिए जी, मैं आपसे अभी के अभी अपनी माँ को वृद्धाश्रम में छोड़ो, नहीं तो मैं अपने मायके चली जाऊंगी, फिर करना अपनी माँ की गुलामी। सरस्वती जी रोती रोती अपने कमरे में चली गईं। रात को देर तक उन्हें नींद नहीं आई। उन्हें बहुत तेज खांसी आने लगी। माँ की खांसने की आवाज़ सुनकर विनय 2 बजे अपनी माँ के पास आया। क्या हुआ माँ, नींद नहीं आई? बेटा, मैं सोच रही हूँ कि घर में आए दिन मुझे लेकर कलेश होता रहता है, तो क्यों नहीं मुझे वृद्धाश्रम में छोड़ाओ, ताकि घर में शांति बनी रहे। अगर मेरे वृद्धाश्रम जाने से तेरी गृहस्थी में खुशहाली रहती है, तो तू मुझे कहीं दूर के आश्रम में छोड़ दे। देख, मैंने अपना सामान भी पैक कर लिया है। माँ, तुम पागल हो गई हो क्या? कोई बेटा अपनी माँ को वृद्धाश्रम छोड़ता है? नहीं माँ, मैं तुझे बहुत प्यार करता हूँ। उनकी गोदी में अपना सर रखकर विनय रोने लगा। माँ उसे दिलासा दिलाती हैं, बेटा तू मुझे मिलने वहाँ आया करना, कम से कम तेरी ज़िंदगी में और मेरी ज़िंदगी में भी शांति बनी रहेगी। अब जिद छोड़। देख राहुल अभी सो रहा है, तू मुझे वृद्धाश्रम ले चल। माँ के बार बार जिद करने पर विनय अपने दिल पर पत्थर रखकर भारी मन से माँ को सुबह होते ही वृद्धाश्रम छोड़ने चला गया। रास्ते भर उदास था और चुप रहा, कुछ नहीं बोल रहा था। पर ऐसी परिस्थिति आ गई थी कि वह उन्हें वृद्धाश्रम छोड़ने को मजबूर हो गया था। दूसरे दिन वहां से लौटने पर राहुल पूछने लगा, पापा, दादी कहाँ हैं? तो विनय ने कहा, बेटा, दादी को बहुत खांसी आ रही थी ना, उनकी तबीयत ठीक नहीं है, इसीलिए उन्हें डॉक्टर के पास ले गए हैं। अभी वह कुछ दिन के बाद आएंगी। अपनी आंखों के आंसू छुपाते हुए बोला। लेकिन राहुल बोला, पर पापा, दादी जल्दी आ जाएंगी ना, मेरा उनके बिना मन बिल्कुल नहीं लगता। हाँ बेटा, दादी जल्दी आ जाएंगी, अभी तुम स्कूल जाओ, फिर हम कुछ दिन बाद दादी को घर ले आएंगे। विनय अपनी माँ को वृद्धाश्रम तो छोड़ आया था, लेकिन उसका घर में बिल्कुल मन नहीं लगता था। अपना मन बहलाने के लिए अपने आप को पूरी तरह काम में झोंक चुका था। रात को देर से घर आता, फिर इसी बीच कंपनी की तरफ से उसे 3 महीने के लिए विदेश जाने का मौका भी मिल गया। पर वह विदेश जाने से पहले अपनी माँ से मिलना चाहता था, लेकिन काम के दबाव के कारण उनसे मिलने ना जा सका। ऐसे ही समय गुजरता गया। फिर एक दिन वृद्धाश्रम के मैनेजर ने फ़ोन किया। हेलो, आप विनय बोल रहे हैं? जी, आपको बताते हुए बहुत दुख हो रहा है कि आपकी माँ कल रात हार्ट अटैक पड़ने से उनकी मृत्यु हो गई। अगर आप अंतिम संस्कार करना चाहते हैं तो वहाँ पर आकर जल्दी से अपनी माँ की बॉडी को ले जाइए। अपनी माँ की मौत की खबर सुनी तो उसका शरीर जड़वत हो गया। वह तो निशब्द रह गया। मिस्टर विनय, आपको हमारी आवाज़ सुनाई दे रही है ना? एकाएक वह होश में आया। जी, बस मैं 3 घंटे में पहुँचता हूँ, पर कुछ तकनीकी प्रॉब्लम की वजह से फ़्लाइट डिले हो गई। वह विदेश में ही फंसा रह गया। उसने अपनी पत्नी को फ़ोन लगाया और रोता जा रहा था। क्या हुआ विनय, तुम कुछ बोल नहीं रहे हो? प्रिया, तुरंत माँ के मृत शरीर के अंतिम संस्कार के लिए निकल जाओ। मैं नहीं आ सकता, फ्लाइट में कुछ तकनीकी प्रॉब्लम है। क्या वह इस दुनिया को छोड़कर चल बसी? पर विनय, तुमने तो न्यूज़ नहीं देखा क्या? नैनीताल में तो भयंकर बारिश हो रही है, बाढ़ आने की संभावना है। वहाँ तो हाई अलर्ट घोषित हुआ है। ऐसी हालत में मैं वहाँ कैसे जा सकती हूँ? बारिश है कि रुकने का नाम नहीं ले रही है। ऐसे में मैं अकेले बच्चे को लेकर कैसे जाऊँ? ठीक है, मैं कोशिश करती हूँ। प्रिया ने ड्राइवर को फ़ोन लगाया और विनती की। ड्राइवर तो जाने के लिए तैयार हो गया, पर रास्ते में काफ़ी बारिश होने की वजह से गाड़ी के इंजन में पानी चला गया और गाड़ी वहीं पर रुक गई। तो ड्राइवर ने कहा, मैडम जी, ये बारिश अभी बंद होने वाला नहीं, बाढ़ आने की भी संभावना है। ये पहाड़ी इलाका है, हमारी जान को ख़तरा है, हम घर लौट चलते हैं। दूसरी तरफ वृद्धाश्रम से फिर से फ़ोन आया, अगर आप लोग कल सुबह तक नहीं पहुँचे तो उनका अंतिम संस्कार हम स्वयं कर देंगे। आश्रम के मैनेजर ने कहकर फ़ोन रख दिया। पर ऐसी स्थिति आ गई थी कि विनय अपनी माँ का अंतिम दर्शन तक नहीं कर पाया। 3 दिन बाद जब रास्ता साफ हुआ, बारिश बंद हुई और विनय बौखलाता हुआ घर पहुंचा, तो सबसे पहले उसने प्रिया की गाल पर गुस्से से थप्पड़ जड़ दिया। यह सब तुम्हारी जिद का नतीजा है। मैंने अपनी माँ को खो दिया, मेरी माँ मर गई।
मैं अपनी माँ के अंतिम दर्शन भी नहीं कर पाया, जिस माँ ने मुझे नाज़ों से पाला, अपनी मुसीबत को भूलकर अपना पूरा जीवन मुझ पर निछावर कर दिया। अंतिम समय में मैं उस माँ से नहीं मिल पाया। तुम्हें मेरी माँ खटकती थी ना, लो अब वह इस दुनिया को छोड़कर चली गईं। वह रोता रह गया। इधर प्रिया नज़रें झुकाए खड़ी थी। बाहर दरवाजे पर खड़ा राहुल सब सुन चुका था कि उसकी दादी अब इस दुनिया को छोड़कर जा चुकी हैं। वह तो एकदम गुमसुम सा हो गया, ना कुछ बोलता न हंसता था। 2 दिन बाद विनय अपनी माँ की अस्थियां लेने वृद्धाश्रम पहुंचा और बिलखते हुए माँ की अस्थियों को गंगा में भी विसर्जन किया। फिर खाली हाथ वहां से लौट आया। घर आया तो बहुत व्याकुल था, बिलख रहा था। और राहुल था कि एकदम चुप था। एक जगह बैठा रहता, एक नक नज़र से कहीं देखता रहता, जैसे उसे तो बहुत बड़ा सदमा लग गया कि माँ और पिता ने उससे झूठ बोला कि दादी बीमार हैं। उनकी हालत दिन पर दिन खराब होती जा रही थी। ना वह स्कूल जा रहा था, ना ठीक से खाना खा रहा था। प्रिया को अपने बेटे की ऐसी हालत देखी नहीं जा रही थी। वह भी खूब पछताने लगी कि मेरे कर्मों की सज़ा मेरे बेटे को मिल रही है। हे भगवान, मुझसे बहुत बड़ा अनर्थ हो गया। धड़ाम की आवाज़ से उसने राहुल की तरफ देखा तो वह बिस्तर से ज़मीन पर गिरा पड़ा था। उसे उठाया तो उसका शरीर आग की तरह तप रहा था। रात काफ़ी हो गई थी, डॉक्टर मिलना मुश्किल था। इसीलिए वह अपनी एक सहेली के घर गई, क्योंकि उसके पति का दिल्ली में बहुत बड़ा हॉस्पिटल था। वे बहुत अच्छे डॉक्टर थे। उन्होंने कुछ ज़रूरी दवाइयाँ दी और प्रिया से कहा, वह दादी के अचानक गुजर जाने से सदमे में आ गया है। वह अपनी दादी से बहुत प्यार करता था। डॉक्टर ने कहा, देखिए प्रिया जी, आप मेरी वाइफ की सहेली हैं, इसीलिए आपको एक पर्सनल एडवाइस देना चाहता हूँ। ऐसी हालत में बच्चों को प्यार की ज़रूरत होती है, अपनेपन की ज़रूरत होती है। आप तो अपनी पार्टीज़ में बिज़ी थी, पर राहुल को ज़्यादा प्यार उसकी दादी से मिला जब वह बहुत छोटा था। पर आज उसकी ऐसी कंडीशन है कि दादी ही उसे संभाल सकती हैं। इसीलिए आप मेरी बात माने, किसी बूढ़ी महिला को उसकी दादी बनाकर उसके पास ले जाइए, शायद ठीक हो जाए। नहीं तो भगवान ही इसका मालिक है। नहीं डॉक्टर साहब, ऐसे मत कहिए, पर हम बूढ़ी दादी कहाँ से लाएंगे? शायद मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। डॉक्टर राजीव ने कहा, मेरे हॉस्पिटल में एक बूढ़ी अम्मा आई हैं, जिनको आज डिस्चार्ज होना है और उनके आगे पीछे कोई नहीं है। उनकी याददाश्त चली गई है। अगर आप उन्हें अपने घर ले जाएं, तो मैं वृद्धाश्रम के मैनेजर से बात करता हूँ, क्योंकि वह वृद्धाश्रम से आई हैं इलाज करवाने। उन्हें डॉक्टर की बात थोड़ी अटपटी सी लगी। विनय और प्रिया अपने बच्चे को बचाने के लिए कुछ भी करने को तैयार थे। इसीलिए वे हॉस्पिटल में उस बूढ़ी अम्मा से मिलने गए। बूढ़ी अम्मा बड़े ध्यान से विनय को देख रही थी। बूढ़ी अम्मा बड़ी अजीब थी। उनके बाल छोटे-छोटे थे, आंखों पर चश्मा और थोड़ा शरीर से भारी थी और चेहरे पर जगह-जगह चोट के निशान थे। विनय और प्रिया डॉक्टर के चैम्बर में गए। डॉक्टर साहब, यह अम्मा तो मोटी हैं और उनके बाल छोटे हैं। राहुल तुरंत जान जाएगा कि ये उसकी दादी नहीं है, क्योंकि उसकी दादी के बाल बहुत लंबे थे और चश्मा भी नहीं लगाती थी और इतनी मोटी भी नहीं थी। देखिए, अगर आपको अपने बच्चे के जीवन की परवाह है, तो आप ये सब मत देखिए। दादी माँ का वात्सल्य प्रेम पाकर वे बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। मेरा पूरा विश्वास है। और क्या जाने भगवान क्या चमत्कार करना चाहता है। हम तो सिर्फ कोशिश कर सकते हैं। डॉक्टर की बात मानते हुए अम्मा को अपने घर ले गए। घर जाकर विनय और प्रिया ने कहा, राहुल, ये देखो कौन आया है। तुम्हारी दादी आई है। दादी को देखते ही राहुल ने आज पहली बार रिएक्ट किया। पापा, दादी तो भगवान के पास चली गई थी और वहाँ से कोई वापस नहीं आता। राहुल, भगवान ने इन्हें तुम्हारे लिए दोबारा भेजा है ताकि तुम इनसे खेल सको। तुम रोते हो ना, तो भगवान को अच्छा नहीं लगता। पर पापा, दादी इतनी मोटी हो गई हैं। बेटा, पहले की तरह दादी इतना काम नहीं करती, तो बैठे बैठे मोटी हो गई हैं। राहुल दादी से लिपट गया और दवा खा ली। फिर बोला, माँ, मुझे जलेबी खाना है। दादी, आपको जलेबी पसंद है ना? यह सुनकर प्रिया की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। अपने बच्चों को हंसता खेलता देखना किस माँ को पसंद नहीं है। 2 दिनों में राहुल का बुखार फुर हो गया। दादी के आते ही वह स्कूल जाने लगा। फिर स्कूल से आने के बाद उनके आगे पीछे घूमता, उनसे खूब खेलता, बातें करता। अम्मा का भी उनके घर में मन लग गया था। विधि का विधान तो देखिए, जो दादी अपने बच्चे को इतना प्यार करती थी, उसे घर से धक्के मारकर निकाल दिया गया।
और आज अपने बच्चे की खुशी की खातिर किसी अजनबी को दादी बनाकर घर लाया गया। प्रिया की आंखों में आंसू छलक पड़े कि काश वह अपनी सगी सास को इतना अपमान ना करती, उनकी ममता को समझ पाती। अब प्रिया अम्मा से बहुत प्यार से बात करती। विनय भी खुश रहता, अम्मा को अपनी माँ की तरह से ही मानता, उनसे खूब बातें करता और प्रिया भी उनकी पसंद का खाना बनाती। घर में खुशियाँ ही खुशियाँ थी। विनय के मन में एक कसक रहती कि काश ऐसा प्यार भरा वातावरण उसकी माँ के समय में भी रहता। वह अपनी माँ के लिए तड़पता। एक दिन बाथरूम से आते हुए अम्मा जी का पैर फिसल गया और उनके सिर पर बहुत ज़्यादा चोट आ गई। राहुल रोने लगा, दादी को क्या हो गया? विनय और प्रिया घबरा कर और जल्दी से उन्हें डॉक्टर राजीव के हॉस्पिटल में ले गए। थोड़ी देर बाद जब डॉक्टर राजीव वापस विनय के पास आए और मुस्कुराते हुए कहने लगे, अम्मा जी बिल्कुल ठीक हैं, घबराने की कोई बात नहीं। अब उनकी याददाश्त भी वापस आ गई है। ये सुनते ही दोनों पति पत्नी का मुंह लटक गया। वे सोच रहे थे कि अब अम्मा जी उनके साथ उनके घर जाएंगी या नहीं। उसके बाद वह अम्मा जी से मिलने उनके बेड पर गए तो उन दोनों को देखते ही अम्मा जी बोली, अरे बेटा, बंटी और बहू तुम राहुल को साथ क्यों नहीं ले ले आए? अम्मा जी के मुंह से अपना नाम सुनकर विनय जोर जोर से रोने लगा, क्योंकि इस नाम से तो उसकी माँ ही उसको पुकारती थी। विनय सोच रहा था बचपन का यह नाम अम्मा जी को कैसे पता। उसने पूछा, आप कौन हैं? तो अम्मा जी बोली, बेटा तू अपनी माँ को नहीं पहचान रहा? अगर आप मेरी माँ हैं तो वृद्धाश्रम में जिसका अंतिम संस्कार किया था वह कौन थी? और तुम यहाँ कैसे? तुम तो वृद्धाश्रम में थी ना? उसके मन में अनेकों सवाल उठ रहे थे। इस पहेली को सुलझाने के लिए विनय ने डॉक्टर से वृद्धाश्रम का पता लिया और वहां पहुंचा जहां से अम्मा जी आई थी। मैनेजर ने बताया कि कुछ दिनों पहले ही ये नैनीताल के वृद्धाश्रम से हमारे वृद्धाश्रम में आई थी। इनके सर पर काफ़ी चोट लगी थी, इसीलिए बड़े हॉस्पिटल एडमिट करवाया। हो सकता है दोबारा सर पर चोट लगने से उनकी याददाश्त वापस आ गई है। यह सच्चाई जानकर विनय अपनी माँ के पास पहुंचकर उनसे लिपटकर बहुत रोया। वह राहुल से कहने लगा, तुम्हारी दादी अब बिल्कुल अच्छी हो गई हैं, अब वह हमेशा तुम्हारे पास रहेंगी। प्रिया ने भी अपनी गलतियों के लिए अपनी सास से क्षमा मांगी, लेकिन एक सवाल अभी विनय के मन में था कि अगर माँ जिंदा है तो फिर वह औरत कौन थी जिनका दाह संस्कार किया गया। इस गुत्थी को सुलझाने के लिए विनय नैनीताल के वृद्धाश्रम के मैनेजर को फ़ोन किया और उसको सारी बात बताई कि कहाँ पर गलती हुई है। इस बात का पता लगाने के लिए मैनेजर ने 2-3 दिन का समय मांगा। उसके बाद मैनेजर ने जो कुछ बताया उसे सुनकर विनय के होश उड़ गए। मैनेजर ने बताया कि आश्रम में आपकी माँ की हमशक्ल निर्मला नाम की एक औरत थी। जिस रात उस औरत की मृत्यु हुई, उससे 1-2 दिन पहले ही निर्मला जी को कुछ दिनों के लिए दिल्ली स्थित वृद्धाश्रम में भेजा गया था, क्योंकि उनकी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी और इधर वृद्धाश्रम में उनकी और अच्छे से देखरेख हो सके। मैं 10 दिनों की छुट्टी पर था। जिसे मेरे पीछे का कार्यभार सौंपा था, उसकी अज्ञानता के कारण यह गलती हो गई, क्योंकि दोनों ही महिलाओं की फ़ोटो भी लगभग एक जैसी ही दिखती थी। जानकारी से पता चला कि वह आपकी माँ की सगी बहन थी, जो 2 दिन पहले ही आश्रम में आई थी और हार्ट अटैक पड़ने से उनकी मौत हो गई। इधर आपकी माँ के सर पर चोट लग गई थी, जिसके कारण उन्हें दिल्ली हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। चोट सर पर होने के कारण उनके बाल काट देने पड़े। उनकी नज़र भी बहुत कमज़ोर हो गई थी, इसीलिए उनको चश्मा भी दिया गया। वह हर समय बैठी रहती थी। उनको ग्लूकोज और कुछ इस तरह की दवाइयाँ दी गईं, जिससे उनका शरीर फूलने लगा था और वह मोटी दिखने लगी थी। चेहरे पर गिरने की वजह से जगह जगह चोट के निशान थे। अब सारी गुत्थी सुलझ चुकी थी। विनय को याद आया कि उसकी मौसी दिखने में बिल्कुल उसके माँ जैसी थी और अब सभी को भगवान के चमत्कार पर विश्वास हो गया था, और जिनका अस्थि विसर्जन कर आए थे वह जिंदा मिली, और परिवार ने माँ के दूर होने पर माँ के महत्व को समझा था। प्रिया को एहसास हो गया था कि उसकी सास के कारण ही उसके बेटे को नया जीवन मिल पाया था। तो आपको कहानी कैसी लगी, कमेंट करके हमें अपनी राय ज़रूर दिया करें। ये कहानी अगर अच्छी लगी हो तो इसको लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही मेरे चैनल पर नए हैं तो FR हिंदी कहानियाँ को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। नोटिफिकेशन बेल को भी ऑल पर सेट कर लीजिएगा, जिससे नए वीडियो के नोटिफिकेशन आप पर पहुंच जाया करें। तो ऐसी ही दिलचस्प और सीख देने वाली कहानियों के साथ फिर मिलेंगे।
तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।